हम अर्थ पे हैं, अर्थ एक सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो कहते हैं फिर बिलियन सोलर सिस्टम मिलाओगे आप, बिलियन, तो जाके एक गैलेक्सी बनेगी। फिर बिलियन गैलेक्सीज मिला दो, एक लोकल ग्रुप बनता है उससे। फिर बिलियन लोकल ग्रुप मिला दो, और बिलियन, और जब ऐसे 5-6-12 बिलियन लगा लोगे तब जाके हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बनता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हम तो बायोलॉजी पढ़ने के लिए आए थे और आप कहाँ हमको स्टैंड अप कॉमेडी दिखा रहे हो। अरे वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए था कि आप लोग को समझ में आए कि हायरार्की क्या होती है। अच्छा ठीक है, हायरार्की का एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। बहुत सारे गांव मिलके एक जिला बनते हैं, या बहुत सारे कस्बे मिलके एक जिला बनते हैं। फिर बहुत सारे जिले मिलके एक संभाग बनता है, बहुत सारे संभाग मिलके एक स्टेट या राज्य बनता है। फिर बहुत सारे राज्यों को मिला के एक कंट्री या एक देश बनता है। ये एक हायरार्की है। छोटी बॉडी मिलके कुछ बड़ा बनाते हैं, फिर वो बड़े आपस में मिलके उससे भी बड़ा बनाते हैं। इसको हायरार्की बोलते हैं। तो ऐसे ही एक हायरार्की हमारी बॉडी में भी, ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सिंगल सेल को छोड़ के, उन सबकी बॉडी में एक हायरार्की होती है। वो हायरार्की क्या है? सेल की या एक फंक्शनिंग हायरार्की है, स्ट्रक्चरल हायरार्की है। वो हायरार्की मैं समझाता हूं आपको। वो हायरार्की है सेल। सेल से मिलके क्या बनते हैं? बहुत सारे सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। फिर टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक, ये एक हायरार्की है। जैसे बहुत सारे गांव मिलके इवेंचुअली एक पूरा देश बनाते हैं, वैसे ही बहुत सारे सेल मिलके किसको बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, या एक बॉडी को बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक भी यही होने वाला है। हम सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने देखा कि इवेंचुअली सब कुछ, जितनी भी लिविंग थिंग्स है, वो सेल से मिलके बनी है। तो अगर हमको लिविंग वर्ल्ड को समझना है, प्लांट को समझना है, एनिमल को समझना है, तो हमको सबसे पहले सेल को समझना होगा। अब इसको ऐसे समझो, अगर आज की ड्यूरेशन में आपको कोई ऐसे लिखने को बोले कि आपको इंडिया के ऊपर ऐसे लिखना है, तो इंडिया एक बहुत बहुत बड़ी कंट्री है हमारी, बहुत वास्ट है, इसका कल्चरल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। तो इन सब को समझने के लिए, इसके फंक्शनिंग को समझने के लिए आपको इसकी हिस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, ये क्यों कहते हैं कि इंडिया में अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता, ये क्यों कहा जाता है, इसमें कितने सारे हमले हुए, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से शासन हुए। जब आप इन सबको समझ लोगे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन से थे, ब्रिटिशर्स ने कैसे राज किया, हम कैसे आज़ाद हुए, जब आप सब कुछ समझ लोगे तो इंडिया की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। वैसे ही अगर हमको लिविंग बीइंग्स की या लिविंग थिंग्स की स्टडी करनी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो उसकी हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम सेल की हिस्ट्री को जानते हैं। सेल की स्टडी या सेल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। लोगों को पुराने टाइम में इतना तो पता था कि कुछ लिविंग चीज़ होती है, कुछ नॉन लिविंग होती है। उन्होंने कहा कि जो चलते फिरते हैं, जो बोलते हैं, जो ग्रो करते हैं, वो सब के सब लिविंग है। जो ये सब नहीं कर पाते वो नॉन लिविंग है। दो फैक्टर्स में उन्होंने डिसाइड किया, बट वो ये डिफाइन नहीं कर पाए कि जो लिविंग है वो बनते कैसे हैं, या वो बेसिकली बने क्या है, उनका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है। तो इसका सबसे पहले जिक्र आता है 1665 में। 1665 में एक साइंटिस्ट थे, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। मैं लिखना भूल गया। रॉबर्ट हुक जो थे वो बहुत क्यूरियस पर्सन थे। उन्होंने क्या किया था, कुछ लेंस को मिला के एक इक्विपमेंट बनाया था जिसमें वो चीज़ों को बड़ा करके देखते थे या जूम करके देखते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपनी क्यूरियोसिटी के चलते जो शैंपेन की बोतल होती है उसके ऊपर जो कॉर्क लगा होता है, पहले शैंपेन की बोतल में ढक्कन यूज नहीं करते, उसमें कॉर्क लगा होता है, उस कॉर्क का एक स्लाइस काटा और उस स्लाइस को उन्होंने क्या किया, अपने इक्विपमेंट के नीचे में रख के देखा। तो उनको कुछ
इस तरह का एक स्ट्रक्चर दिखा। एक उनको पैटर्न दिखा कि वो जो कॉर्क है वो उस इक्विपमेंट के नीचे ऐसा दिखता है। तो ये उनको बेसिकली कुछ कंपार्टमेंट्स दिखे। तो ब्रिटेन में जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदुत्व बहुत ज़्यादा है, या हमारे देश में हिंदुत्व का जो वर्चस्व है वो बहुत ज़्यादा है, वैसे ही ब्रिटेन में क्रिश्चियनिटी है। तो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं। अब क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि मॉन्क होते हैं, चर्च होते हैं। तो उन चर्चेस में या मोनेस्ट्रीज में मॉन्क होते हैं। उन मॉन्क्स के रहने के लिए एरिया बने होते हैं। उन एरिया को सेल बोलते हैं। तो जब उन्होंने फर्स्ट टाइम इन कंपार्टमेंट्स को देखा तो उनके दिमाग में जो पहली बात आई वो ये बात आई, जो मोनेस्ट्री में जो बने हुए कंपार्टमेंट हैं वो याद आए, और उन्हीं के नाम पे उन्होंने इसका नाम रख दिया सेल। तो सेल किसने नाम रखा? रॉबर्ट हुक ने रखा। कब रखा? 1665 में रखा। बट एक बात ये है कि जो ये सेल्स इन्होंने देखे, ये सेल डेड सेल्स थे। क्यों? क्योंकि जो कॉर्क था वो किसी पेड़ से कभी कटा रहा होगा, फिर सूख गया, उसके बाद उसको स्लाइस करके देखा गया, तब तक वो मर चुका था। तो उन्होंने जो देखा वो सिर्फ कंपार्टमेंट्स देखे या सेल की डेड बॉडीज को देखा। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा। किसको देखा? लिविंग सेल को देखा, लिविंग सेल को डिफाइन किया। अब इसके बाद काफी टाइम तक, क्योंकि टेक्निकल एडवांसमेंट नहीं था या इक्विपमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, तो सेल के बारे में कोई खास जिक्र हमको मिलता नहीं। बस ये देखा गया कि कोई स्ट्रक्चर होता है जो सेल होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। हर लिविंग बीइंग में कुछ छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं जिनको सेल कह देते हैं। अब क्या हुआ? अब यहां के बाद लगभग 100 से 150 साल तक हम सेल का कोई जिक्र नहीं पाते। इसके बाद सेल का जो सबसे दूसरा, ये सबसे बड़ा जो जिक्र आता है वो आता है हमारा जर्मनी से। क्या हुआ? सेल इनके पास तो आए, ये लोग थोड़े उसको ध्यान नहीं दे पाए, या ये लोगों ने क्या किया कि सेल को ध्यान नहीं दिया। सेल गुस्सा हो गई, कहती अब मैं तुम लोग के साथ नहीं रहूंगी, अब मैं जर्मनी जा रही हूँ। ठीक, तो सेल कहाँ पहुंची? चलते चलते जर्मनी पहुंची। कब? जर्मनी में 3 लोग थे, बेसिकली 3 साइंटिस्ट थे। एक बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था। फर्स्ट जो नाम आता है उसका नाम था मेथिस्लेडन। ये जो हमारे थे ये थे बॉटनिस्ट थे। और एक दूसरा बंदा था, वो था थियोडोर सोन। ये कौन थे? ये एक जूलॉजिस्ट थे। तो क्या हुआ? इन दोनों ने सेल की स्टडी की। मेथिस्लेडन ने किसमें स्टडी की? बॉटनी यानी प्लांट में स्टडी की, और थियोडोर सोन ने किसमें स्टडी की? जूलॉजी यानी एनिमल्स में स्टडी की। इन दोनों ने मिलके एक बात कंक्लूड की। सबसे पहले एक्चुअली मेथिस्लेडन ने 1838 में ये बात कही कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सबका जो बेसिक यूनिट है वो क्या होता है? सेल होता है। इसके बाद 1839 में थियोडोर सोन ने क्या कहा? जितने भी एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में भी बेसिक जो यूनिट है वो क्या होता है? सेल होता है। तो इन दोनों ने मिलके एक थ्योरी दिया। उसमें इन्होंने कहा कि ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ
सेल्स। एक दूसरी बात इसी को थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने कहा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इन्होंने ये तो कह दिया कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, सबका जो बेसिक यूनिट होता है वो क्या होता है? सेल होता है। ठीक, पर इनसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ठीक है, आप ये तो कह रहे हो कि जो सेल है वो सबके, प्लांट के, एनिमल के, सबके बेस में है, पर एक बात बताओ हमको कि सेल आए कहां से, या सेल उत्पत्ति कैसे हुई? हाउ एक्चुअली द सेल जनरेटेड? अब इनके पास इसका कोई आंसर नहीं था, तो ये चुप रह गए। पर हाँ, इन्होंने एक बात और देखी थी, इन दोनों ने मिलकर देखा था कि भले ही एनिमल और प्लांट बोथ आर कंपोज्ड ऑफ सेल, पर जो प्लांट सेल होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किससे? एनिमल सेल से स्लाइटली डिफरेंट। इन्होंने बेसिकली क्या देखा था कि जितने भी एनिमल सेल्स होते हैं उनकी आउटर कवरिंग में क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके बाद बाहर कोई दूसरी कवरिंग नहीं होती। पर जितने भी प्लांट सेल होते हैं उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और कवरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। उसके बाद उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम यहां देखते हैं। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कहा? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड ऑफ सेल्स और सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये लोग ये नहीं बता पाए कि आखिर सेल आया कहां से। इसके बाद कुछ टाइम गुजर गया, तो इसके बाद 1855 में एक तीसरा बंदा आया, जर्मनी का ही, उसका नाम था रडोल्फ विर्चो। इसने कहा ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या कहा? ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम सेल्स। तो ये जो 3 पॉइंट हैं इनको कंबाइंडली बोला जाता है सेल थ्योरी। क्या बोला जाता है? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन करता है? सेल थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है कि जो सेल है वो दुनिया के हर लिविंग बीइंग का बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। और दूसरा एक पॉइंट ये स्टेट करता है कि जितने भी सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से या पुराने सेल से ही मिलके आते हैं। ये यहां पे बात खत्म हुई। सेल थ्योरी किसने दिया था? 3 लोगों ने मिलके दिया था। एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था और एक साइंटिस्ट था। इसका स्पेसिफिकेशन मुझे मिला नहीं कि ये कौन से फील्ड से थे, बट सेल थ्योरी को 3 लोगों ने मिलके दिया। किसने? मैथ्यू श्लेडर, थियोडोर सॉ और रडोल्फ विर्चो। ये कहां के थे? ये थे जर्मनी के। तो हमारी सेल थ्योरी कहां से आई? जर्मनी से आई। सेल थ्योरी देने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? जर्मनी का है। ठीक, तो ये तो हो गया सेल के बारे में कि सेल थ्योरी आई कहां से, सेल थ्योरी होती क्या है, सेल क्या है। अब हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे जैसे कि हायरार्की की बात कर रहे थे कि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और वायव। तो अगर किसी चीज से मिलकर कुछ बड़ा बन रहा है तो जो बेसिक जो यूनिट है उसके भी अपने फंक्शन होते हैं। जो बेसिक यूनिट है उसका भी अपना कोई स्ट्रक्चर होता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। क्योंकि जो सिंगल सेल है वो भी इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल के एबल है। अगर इंडिपेंडेंटली सर्वाइवल के एबल है तो सर्वाइवल के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। अगर इंडिपेंडेंटली कुछ सर्वाइवल है तो लिविंग स्टेट में रहने के लिए उसको कुछ केमिकल रिएक्शंस करने होंगे, कुछ स्ट्रक्चर अपने आप को रखना होगा। ये चीजें सेल कैसे सस्टेन करती है वो हम देखते हैं। बात वही है
कि हम हायरार्की की बात कर रहे थे, जैसे गांव से मिलके पूरा देश बनता है, वैसे सेल से मिलके पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। पर गांव की अपनी खुद की कुछ ना कुछ शर्तें होती हैं, या वहाँ के कुछ नियम कानून होते हैं, वहाँ के कुछ अपने फंक्शंस होते हैं। वहाँ सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, सचिव होता है, वहाँ की अपनी बॉडी होती है, पंचायत होती है। वैसे ही सेल भले मिलके एक पूरे ऑर्गेनिज्म के लिए काम कर रहे हैं, पर सेल की अपनी खुद की अंदर की कुछ फंक्शनिंग होती है, कुछ स्ट्रक्चर होता है। हम उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। सेल क्या होता है? एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। अगर हम किसी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा खुद का भी एक स्ट्रक्चर होगा। हम अगर किसी को फंक्शनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारे खुद के अंदर में भी कुछ फंक्शनिंग होगी। तो इन दोनों क्राइटेरिया को कंप्लीट करने के लिए कुछ नेसेसिटी है। वो क्या है, हम पहले वो देख लेते हैं। फर्स्ट, अगर हमको कोई फंक्शन प्रोवाइड करना है तो अभी पिछला वीडियो जब मेरा आया था तो मैंने एक बात कही थी कि बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको मॉनिटर कौन करता है या उसको रेगुलेट कौन करता है? हमारा डीएनए। डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो किसी भी सेल को एक फंक्शनिंग देने के लिए या बेसिकली लिविंग स्टेट में सेल बने रहने के लिए एक जेनेटिक मटेरियल की जरूरत होती है जो उसको फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट क्या होना चाहिए सेल के पास? एक जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब जेनेटिक मटेरियल दो टाइप के होते हैं, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आप सब शायद इस बात से वाकिफ होंगे कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होता है। आरएनए भी बहुत सारे केसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, बट ये सिर्फ वायरसेस में देखा गया है। ठीक, हम बाद में इसमें और डिस्कस करेंगे। दूसरा फंक्शन, जेनेटिक मटेरियल ने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कैसे फंक्शनिंग होगी। जो बेसिक फंक्शनिंग है वो फंक्शनिंग करने के लिए कोई ग्राउंड चाहिए। बेसिक फंक्शनिंग हमारे सेल में क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शंस होते हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं। बायोलॉजी इज नथिंग बट अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आप सबको पता होगा। तो केमिकल रिएक्शन से ही हमारी पूरी बॉडी चलती है। तो इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए कोई ग्राउंड चाहिए होगा। ये हमारा प्रोवाइड करता है कौन? साइटोप्लाज्म। बॉडी के जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं या बॉडी के सेल में सेल के जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में होते हैं या सेल ऑर्गेनल्स के अंदर होते हैं। तो एक चीज क्या होना चाहिए? जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? साइटोप्लाज्म होना चाहिए जो उसको केमिकल रिएक्शन को एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है। थर्ड, अब हमने ये फंक्शन की बात हो गई। हमारा सेकंड क्या है? स्ट्रक्चर यूनिट है। अगर स्ट्रक्चरल यूनिट है तो उसका खुद का भी एक स्ट्रक्चर होगा। स्ट्रक्चर होगा तो बाउंड्रीज डिफाइन होंगी, क्योंकि बाउंड्री ही किसी चीज के स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अगर हम एक घर बनाते हैं, घर में जो दीवारें हैं वो दीवारें कैसी होंगी ये डिसाइड करती है कि घर का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो बाउंड्री, एक बाउंड्री होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाउंड्री कौन प्रोवाइड करता है? मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया कि एनिमल में और प्लांट सेल में डिफरेंस कहां आता है? एक सेल वॉल का और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एक मैंने सेल बनाया, मान लो ये हमारा सेल है। इसी को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। ये सेल है, इसके अंदर ये बाउंड्री है। मैं ऐसा भी बना सकता हूं सेल, या मैं सेल को ऐसा भी बना सकता हूं। सेल ऐसे भी होते हैं ना, बहुत टाइप के। सेल एक वास्ट कैटेगरी है। अगर हम कह रहे हैं कि सेल
लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका बेसिक यूनिट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो बहुत सारे हैं। अगर हम एक बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया भी अपने आप में एक सिंगल सेल है, पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में ही या उसके फंक्शन में इतनी सारी वैरायटी है, तो हम ये पाते हैं कि सेल अपने आप में स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन में भी बहुत वेरी करता है। अभी हम इसको देखते हैं। अब मैंने मान लो ये एक बनाया, अब ये तीनों चीजें इस क्राइटेरिया में कैसे फिट होती है हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। अब अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया ये, अब इसकी जो आउटलाइन है या बाउंड्री है ये डिसाइड करती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ये क्या है? मेम्ब्रेन है। इसमें भी ये क्या है? मेम्ब्रेन है। इसमें भी ये क्या है? ये मेम्ब्रेन है। ये मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और मेम्ब्रेन को कंट्रोल कौन करता है? जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल या तो यहाँ पे कहीं होगा, या तो यहाँ पे कहीं होगा, यहाँ या यहाँ कहीं होगा। अब जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर होगा उसके बेसिस पे सेल को दो भाग में डिवाइड किया गया है। उसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल जहां वर्क करेगा या जहां केमिकल रिएक्शन होंगे वो ये एरिया होगा। इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये एरिया साइटोप्लाज्म, ये एरिया साइटोप्लाज्म। बाउंड्री के अंदर का जितना भी एरिया होता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस चलते रहते हैं या ऑर्गेनेल्स होते हैं या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, वो पूरा एरिया क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म होता है, जो केमिकल रिएक्शन का एक साइट होता है। ये होता है। अब हमने देखा, अभी मैंने एग्जांपल दिया कि सेल में वेराइटीज बहुत ज्यादा है। अब एक दूसरा एग्जांपल मैं देता हूं। बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया कभी कभी वोल्केनो के मुंह पे भी पाए जाते हैं। वहां इतनी ज्यादा गर्मी होती है बट वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। जो पोलर रीजन है वहां भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर हम यहाँ पास में मिट्टी उठा लें, मिट्टी में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आसमान में जाएंगे, आसमान में बैक्टीरिया। बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो एवरीवेयर अगर वो प्रेजेंट है तो उनके प्रेजेंट होने के लिए डिफरेंसेस होंगे। जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं इंडिया में, इस कंडीशन के हिसाब से वो एक्लिमेटाइज हो गए हैं, इस कंडीशन के हिसाब से रहते हैं। या जो लोग नॉर्वे में रह रहे हैं, नॉर्वे में बहुत ठंडा रीजन है, वहां के लोग थोड़े से अलग हो सकते हैं। वैसे ही बैक्टीरिया अलग अलग कंडीशंस में रहता है, तो हो सकता है कि अलग अलग कंडीशंस के बैक्टीरिया अलग अलग हो। तो सिंगल सेल है, सिंगल सेल इतना ज्यादा वेरी कर रहा है। वैसे ही जब एक सेल हर ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है, तो हो सकता है कि हर ऑर्गेनिज्म में वो थोड़ा थोड़ा करके वेरी कर रहा हो या ज्यादा डिग्री में वेरी कर रहा हो। तो एक आउटलाइन या बेसलाइन यही है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उन सब का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। बट सेल बहुत ज्यादा वेरी करता है, स्ट्रक्चर में वेरी करता है, फंक्शन में वेरी करता है। एक दूसरा, हम अपनी बॉडी का एग्जांपल लेते हैं। हमारी बॉडी में, मैं हायरार्की की बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले की थी। हायरार्की को थोड़ा ऐसा समझते हैं। हमारी बॉडी में हार्ट का फंक्शन अलग है, हमारी बॉडी में लंग्स का फंक्शन अलग है, हमारी बॉडी में आइज का फंक्शन अलग है। बट सब जो है वो किसी न किसी टाइप के सेल से मिलके बने हैं। अब कुछ सेल ने मिलके एक टिश्यू बनाया, उस टिश्यू को हमने कहा कार्डियक या कार्डियक मसल्स के टिश्यू बनाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? कार्डियक मसल के टिश्यू बनाए। अब कार्डियक मसल ने मिलके क्या बनाया? हमारा हार्ट बना दिया। अब वो फंक्शन क्या करता है? हार्ट क्या करता है? पंप करने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। कुछ और दूसरे टाइप के सेल थे, हम अपनी बॉडी की ही बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी में दूसरे टाइप के सेल्स थे। उन सेल्स ने क्या किया? खुद को कहा हम नर्व सेल्स हैं। नर्व सेल ने मिलकर क्या बनाया? एक सिस्टम बनाया, उसको हमने क्या कहा? नर्व सिस्टम कहा। नर्व सिस्टम ने किसको बनाया? हमारे ब्रेन को बनाया। ब्रेन क्या करता है? ब्रेन हमारी पूरी बॉडी की फंक्शनिंग करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम किसने किया? ब्रेन ने सौंप लिया। अब कुछ और सेल्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम कोई दूसरा काम करेंगे। तो उन्होंने कहा क्या करोगे? उन्होंने कहा कि हम बोन्स बनाएंगे। अब
कुछ सेल ने मिलके अपने आप को बोन्स, ये डिफाइन कर लिया कि हम बोन्स बनाएंगे। हम एक बॉडी की ही बात कर रहे हैं, हम अपने खुद की बॉडी की बात कर रहे हैं। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है, बट सेल्स अपने आप को अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं क्योंकि वो वेरी कर सकते हैं। वो वेरी किया, उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को वेरी किया, फंक्शन को वेरी किया, इवेंचुअली सब कुछ सेल ही है, बट वो वेरी कर सकते हैं। इसलिए कहा है कि सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, उन सब का बेसिक क्या है? सेल है। अब इस वैरायटी को थोड़ा हम और सम अप करते हैं। सबसे पहले हम सेल को थोड़ा हम सेल को कैटेगराइज करते हैं। अभी हमने बात कही थी कि बैक्टीरिया होता है, वो क्या होता है? सिंगल सेल होता है। वो सिंगल सेल इंडिपेंडेंट लिविंग के लिए एलिजिबल है। पर हम अपने आप को देखते हैं, हमारी बॉडी, जब एन एग्जांपल दिया मैंने कि हमारी बॉडी में आइज है, हार्ट है, मसल्स है, बोन्स है, सब सेल के बने हैं। हम मिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं, बट जो बैक्टीरिया है वो सिंगल सेल का बना है। वो भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, बट वो सिंगल सेल है। हम क्या है? मल्टी सेल्यूलर है। फर्स्ट डिफरेंस यहां आता है सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर। तो आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंगल सेल क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर क्या होता है, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं। अभी के लिए इंट्रोडक्शन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम स्टार्ट करेंगे सिंगल सेल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोट क्या होता है। जब हम सेल के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको हाईलाइट कर देता हूँ। हमको ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि सेल जो टर्म है वो किसने कॉइन किया? जो टर्म सेल था वो रॉबर्ट हुक ने कॉइन किया। कब किया? 1665 में किया। सेकेंड एक चीज जो याद रखने की है वो है कि जो फर्स्ट लिविंग सेल था उसको किसने देखा? लिविंग सेल को देखा एंटोन वॉन ल्यूनहॉक ने। ये कब देखा? 1674 में देखा। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये आती है सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी 3 लोगों ने मिलकर दिया। फर्स्ट मैथ्यूस सेल्डेन, जो कि बॉटनिस्ट थे। कब दिया? इन्होंने स्टेट किया था 1838 में। सेकेंड थियोडोर सॉन, जो कि जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने कब दिया? 1839 में। इसके बाद रडोल्फ विर्चो, इन्होंने कब स्टेट किया? 1855 में। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। आप लोग RRR मूवी देखा होगा आप लोगों ने, उसमें एक एक्टर थे NTR, जूनियर NTR थे। तो इसको याद करने का एक तरीका है, जैसे उनका नाम था NTR, इनका नाम है MTR। मैथ्यू स्लेडन, थियोडोर शॉ और रडोल्फ विर्चो। NTR RRR में है और MTR किस में है? सेल थ्योरी में। सेल थ्योरी का स्टेटमेंट बहुत जरूरी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? फर्स्ट स्टेटमेंट है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। सेकेंड स्टेटमेंट जो किसने दिया था? रडोल्फ विर्चो ने दिया था। कब दिया था? 1855 में। वो क्या था? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी ऑल सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये
सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एमसीक्यू में भी आता है, आपके नीट में भी इसका बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है। तो मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूं, जहां हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की, यूकैरियोट्स की, दोनों कैसे डिफरेंट है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे।